स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पर। यहाँ पर मैं आपको ज्योग्राफी का न्यू लेक्चर पढ़ाऊंगी। तो ज्योग्राफी में हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर अनेक सिद्धांत चल रहे थे, जिसको मैंने कुछ सिद्धांत आपको बता दिए और कुछ मैं आपको दो बच रखे, तो दो मैं आपको आज बताऊंगी। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। फर्स्ट था हमारा अद्वैतवादिक सिद्धांत और सेकंड था हमारा द्वैतवादिक सिद्धांत। अद्वैतवादिक में पृथ्वी की ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से मानी जाती है और जो द्वैतवादिक सिद्धांत उसमें दो तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इससे पहले मैंने आपको अद्वैतवादी सिद्धांत में मैंने आपको कांट की तथा लाप्लास की परिकल्पनाएं बता दी और द्वैतवादी में मैंने आपको जेम्स और जीन्स की और चैम्बरलिन की परिकल्पना बता दी, जो हमारे चैनल पर मौजूद है, वहां पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम द्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रसेल की द्वैतवादी परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो परिकल्पना है ऑटो श्मिट की परिकल्पना, वो भी इसी लेक्चर में आपको बताऊंगी। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए रसेल की द्वैतवादी परिकल्पना। रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, इन्होंने भी दो तारे से क्या की थी, इन्होंने भी दो तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति बताई थी। तो इसको भी मैं सबसे पहले आपको भूमिका बताऊंगी, फिर उसके बाद इसकी मान्यता, इसका सिद्धांत और फिर इसकी जो आपत्तियां थी, जो कमियां थी, वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये डालिए, आप लोग सब हेडिंग डाल दीजिए इसकी भूमिका। तो ये फर्स्ट हमारी सब हेडिंग हो गई भूमिका। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें भी आप लिख सकते हैं कि जो रसेल की द्वैतारक परिकल्पना थी, ये किस पर आधारित थी, द्वैतवादिक सिद्धांत पर आधारित थी। तो जो इसकी रसेल की परिकल्पना है वो द्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है। द्वैतवादी सिद्धांत यानी पृथ्वी की उत्पत्ति की दो तारे से बताई गई है कि इस द्वैतवादी सिद्धांत वे सिद्धांत जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों से बताई गई है। तो फर्स्ट क्या हो गई, जो रसेल का द्वैतारक परिकल्पना है वो क्या है, द्वैतारक सिद्धांत पर आधारित है, द्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है। और ये हो गया। फिर इन्होंने अपने सिद्धांत कब दिया था, 1937 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। कब दिया था, 1937 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। क्योंकि उत्पत्ति में जो कमी आ रही थी पुराने वैज्ञानिकों की, उसमें भी इन्होंने क्या किया, कमियों को दूर किया, कमियों को दूर करने का प्रयास किया इन्होंने भी अपने सिद्धांत पर। तो ये इसकी भूमिका हो गई। सेकंड आप क्या लिख सकते हैं, इसकी मान्यता, इन्होंने क्या क्या माना था, मान्यता। तो इन्होंने क्या माना कि इन्होंने माना कि एक था हमारा सूर्य क्या था अपना, इन्होंने सूर्य को क्या था, अपना तारा कहा सूर्य को। तो सूर्य क्या था, पहले से मौजूद था। फिर इसके उपरांत क्या, सूर्य के साथ अन्य दो तारे थे, तभी क्या कहा इसको, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना तभी कहा गया। अन्य दो तारे थे, एक तो इसमें से छोटा तारा था और क्या था, एक था हमारा विशाल तारा। तो ये इनकी मान्यता हो गई। क्या था, इन्होंने एक सूर्य माना, अपना तारा पहले से मौजूद था। फिर उन्होंने क्या कहा, एक दो तारे थे, एक था छोटा तारा और विशाल तारा। और जब इन्होंने कहा, जब ये दोनों क्या कर रहे थे, अपने अक्ष पर घूम रहे थे, तो जो विशाल तारा था उनके केंद्र में, और इससे क्या हुई, ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। तो ये इसकी मान्यता में हम लिख सकते हैं। तो ये इसकी भूमिका और मान्यता हो गई। अब आप डाल दीजिए इसका सिद्धांत क्या है, जो उन्होंने अपनी परिकल्पना में कहा। यहाँ पर मैंने तो लिख रखा है, बट इससे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ कि किस प्रकार हमारे ग्रह की और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, इनका सिद्धांत। ये डायग्राम आप बना सकते हैं, मतलब पेपर में आएगा तो डायग्राम भी बनाएंगे साथ में। तो सिद्धांत में क्या कहा था, इन्होंने एक सूर्य माना था, फिर उसके पश्चात दो तारे माने थे, इसलिए क्या किया गया, इनके परिकल्पना को द्वैतारक सिद्धांत भी कहा गया। ये आप इनकी भूमिका में लिख सकते हैं। तो क्या था, एक हमारा सूर्य था, यहाँ पर क्या था, एक सूर्य था, ये हमारा सूर्य सन। ये हो गया एक तारा जो हमारा है सूर्य, इसके पास क्या था, एक साथी तारा था, इसको इसने क्या किया, सूर्य का साथी तारा कहा गया, साथी तारा। अब फिर उन्होंने क्या कहा, ये क्या कर रहे थे, ये अपने अक्ष पर घूम रहा था, ये भी अपने क्या कर रहा था, अपने अक्ष के परितः घूम रहा था। और ये जैसे इसने यहाँ पर गति की और इसने क्या किया, यहाँ पर गति की, तो इन दोनों के बीच क्या था, एक केंद्रक का पॉइंट था, जिसके परितः क्या कर रहे थे, ये दोनों घूम रहे थे। तो ये हो गया इसका केंद्रक हो गया। ये सूर्य और अन्य तारा, साथी तारा क्या कर रहे थे, अपने अक्ष पर घूम रहे थे। तो क्या हुआ, एक अन्य तारा आया, यहाँ पर एक अन्य स्टार आया, अन्य तारा आया, जो साइज में क्या था, विशाल था, और वो इनके केंद्रक से यहाँ के बीच में गुजरा, मतलब यहाँ से इन दोनों के बीच से ये गुजरा। तो इसने क्या किया, इसका आकार तो बड़ा था,
लेकिन ये क्या था, ये सूर्य से इसकी दूरी क्या थी, बहुत अधिक थी, तो इसीलिए जो इसका आकर्षण बल था वो सूर्य को आकर्षण बल के सूर्य क्या था, इसके आकर्षण बल के प्रभाव से दूर रहा, क्योंकि सूर्य के और इसके बीच की दूरी अधिक थी। लेकिन जो अन्य तारा था इसके बीच की दूरी कमी थी, तो क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, यहाँ से कुछ पदार्थ आकर्षित कर दिए। अब फिर ये तो अपनी अपनी जगह में चले गए, और ये इस पदार्थ ने क्या किया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने स्टार्ट किए, और इसी से ही हमारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, और उसके पश्चात उपग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो ये है आपका रसेल का सिद्धांत। इनके अनुसार क्या था कि एक सूर्य था और एक साथी तारा था। ये दोनों क्या कर रहे थे, एक केंद्र के परितः घूम रहे थे। फिर एक अन्य तारा आया जो क्या था, आकार में बड़ा था, और उसका भी क्या होगा, उसका आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन वो सूर्य के और इसके बीच की दूरी अधिक थी, जिसके कारण सूर्य इसके आकर्षण बल के समीप नहीं आ पाया, मतलब उसके क्षेत्र में नहीं आ पाया। जब विशाल तारा यहाँ से गुजरा तो इसने कुछ पदार्थ साथी तारे से कुछ पदार्थ आकर्षित कर लिए, और वो आगे चले गए, और इस पदार्थ को यहाँ पर छोड़ दिया। इसने क्या किया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने स्टार्ट कर दिए, जिससे हमारे ग्रहों की उत्पत्ति हो गई, ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति हो गई। तो ये इनका सिद्धांत था। अब इनकी कमियां भी मैंने लिख रखी है यहाँ पर, तो पहले आप इनका सिद्धांत यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे इसको पढ़ाती हूँ मैं। तो क्या है यहाँ पर, रसेल के अनुसार हमारे सौरमंडल में दो तारे हुआ करते थे। दो तारे कौन से थे, एक सन था और एक साथी तारा था, इसको उन्होंने अपना तारा कहा। तो रसेल के अनुसार सौरमंडल में दो तारे हुआ करते थे, एक अपना तारा और दूसरा तारा जो आकार में छोटा था। एक इन्होंने क्या कहा, इसको अपना तारा कहा, और एक साथी तारा को भी इन्होंने अपना तारा नाम दिया। तो ये क्या, वो साथी तारा था हमारा। इसी बीच एक बहुत बड़े आकार का तीसरा तारा इनके नजदीक से गुजरा। क्योंकि सूर्य तथा तीसरे तारे के बीच दूरी अधिक थी, इसलिए तीसरे तारे के आकर्षण का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा। मैंने बोला था ना आपको कि सूर्य और अन्य तारे के बीच में क्या थी, अधिक दूरी थी, इसलिए वो एक दूसरे के आकर्षण में नहीं आए। इसीलिए तीसरे तारे का आकर्षण सूर्य पर नहीं पड़ा, प्रभाव साथी तारे पर पड़ा, ठीक, क्योंकि उनके बीच की दूरी कम थी। ज्वारीय बल के कारण तीसरे तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी ऊपरी सतह से पदार्थ बाहर निकल गया। किसकी ऊपरी सतह से, साथी तारे की सतह से। ज्वारीय बल के कारण क्या हुआ, इन दोनों के बीच में ज्वारीय बल लगा, तो इसकी ऊपरी सतह से ये पदार्थ आया, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी ऊपरी सतह से पदार्थ बाहर निकल गया, और तीसरे तारे के दिशा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिससे ठंडे होने से ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो क्या कहा इन्होंने, जब ये यहाँ से गुजरा तो क्या किया, इसने उसके ऊपरी सतह से अपने आकर्षण बल के कारण कुछ पदार्थ अपने ओर आकर्षित ले लिया, और यहाँ पर छोड़ दिया, आगे चले गया। फिर उस पदार्थ ने क्या किया, जिस दिशा में ये जा रहा था उसी दिशा में सूर्य के चारों ओर वो पदार्थ सूर्य के चारों चक्कर लगाने गया। फिर धीरे धीरे क्या, वो ठंडा हुआ, और उससे ही हमारे ग्रहों की तथा उपग्रहों की उत्पत्ति हो गई। तो ये था आपका रसायन का द्वैतारक परिकल्पना। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं, आलोचना भी है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो जो इसकी आलोचनाएं है वो है, यह परिकल्पना सूर्य एवं ग्रह की दूरी तथा ग्रहों के प्रकार, पार्थिव एवं गैसीय ग्रह तथा कोणीय संवेग की व्याख्या करने में असफल रहा। यानी कि अब पार्थिव ग्रह और गैसीय ग्रह थे, पार्थिव ग्रह में यानी कि जो कठोर थे, और गैसीय ग्रहों के बारे में इन्होंने नहीं बताया कि कुछ ग्रह हमारे ठोस में है, कुछ गैसीय अवस्था में, वो किस प्रकार आए, उनकी बीच की दूरी को भी क्या किया कि अधिक है, तो उनकी बीच की दूरी को भी अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये सारा था रसायन की द्वैतारक परिकल्पना, और उन्होंने कब दी थी, 1937 में दी थी। अब स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे ऑटो श्मिट की अंतरतारक धूर परिकल्पना। इन्होंने अपना सिद्धांत 1943 में दिया था। तो अब हम पढ़ेंगे ऑटो श्मिट की अंतरतारक धूर परिकल्पना। तो इसके सबसे पहले आप डाल दीजिए इसकी भूमिका, कि भूमिका में आप लोग क्या लिखेंगे इसकी, ओके, फर्स्ट हेडिंग होगा इसकी भूमिका। तो भूमिका में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो ऑटो श्मिट की परिकल्पना है ये भी किस पर आधारित है, द्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति केवल किससे हुई, दो तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो जो हमारी ऑटो श्मिट की परिकल्पना है उसकी भूमिका में आप सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ये सिद्धांत किस पर है, द्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित। तो जो हमारा ऑटो श्मिट की परिकल्पना है वो द्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी क्या दी, अपनी परिकल्पना दी, और उन परिकल्पनाओं में एक कॉमन कमियां थी, जैसे कोणीय वेग को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि जो हमारे सूर्य है और पृथ्वी के बीच में जो कोणीय वेग है उसका इतना अंतर क्यों है, उनके बीच में कोणीय वेग कहाँ से आया।
तो उन्होंने इसको स्पष्ट कर रखा है। ग्रहों के बीच में दूरी को भी जो हमारे वैज्ञानिक थे उनको भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, और जो गणों के बीच की दूरी को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, तथा उनके बीच उनके आकृति को कि कुछ ग्रह क्या है, बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ गैसीय है, कुछ ठोस अवस्था में, ये सब जो अन्य वैज्ञानिक थे उनके परिकल्पना के द्वारा क्या थी, उनमें कमियां थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इन सारी कमियों को दूर किया। तो ये सारी आप इनकी भूमिका में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या होगी इनकी भूमिका, कि जो ये सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, द्वैतवादी सिद्धांत पर इनका सिद्धांत आधारित है। सेकंड क्या हो गई, इन्होंने कौन कौन सी कमियों को दूर किया, इसमें हो गया फर्स्ट हो गए कोणीय वेग, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग किसके बीच में, सूर्य तथा ग्रहों के बीच में, सूर्य तथा ग्रह के बीच। तो जो सूर्य तथा ग्रहों के बीच में क्या लगता है, कोणीय संवेग लगता है। तो उन्होंने यहाँ पर इनको अच्छे से स्पष्ट कर रखा है कि इनके बीच में कोणीय संवेग किस प्रकार लगता है। सेकंड क्या थी कमियां की, ग्रहों की आकृति, ग्रहों की आकृति तथा इनकी गति को भी इन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया है, ग्रहों की आकृति तथा गति। थर्ड क्या लिख सकते हैं हम इसमें, जो हमारे कुछ जो आंतरिक ग्रह वो किसमें थे, ठोस अवस्था में थे, और जो बाह्य ग्रह है वो किसमें, गैसीय अवस्था में। तो उन्होंने यहाँ पर भी इनको अपने सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया। तो ग्रहों की अवस्था, ग्रहों की अवस्था को भी इन्होंने स्पष्ट किया है, जैसे ठोस तथा गैसीय, ठोस प्लस गैसीय ग्रह हमारे सौरमंडल में। तो उन्होंने इन सबको क्या अपने सिद्धांत के द्वारा इन सब पॉइंट को स्पष्ट किया। तो आप इन सब की ये भूमिका में लिख सकते हैं। अब सेकंड हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, सेकंड क्या डाले थे हम, इनकी मान्यता, कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या माना था, इनकी क्या क्या मान्यताएं थी। तो इन्होंने सबसे पहले माना कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो पहले से ही क्या था, इसमें धूल के कण मौजूद थे। फर्स्ट इन्होंने माना कि पहले से ही ब्रह्मांड में धूल के कण मौजूद थे, इनको हम धूली कण भी बोल सकते हैं। सेकंड थे गैसीय कण थे, गैसीय कण तथा बादल मौजूद थे, गैस के बादल थे, गैसीय बादल, गैसीय बादल थे। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में तीन मान्यता मानी। सबसे पहले मानी कि धूल के कण, फिर क्या माने, गैसीय कण, हमारा बादल, गैसीय बादल। इन्होंने माना कि ये तीनों चीजें पहले ही हमारे ब्रह्मांड में मौजूद थी, और सूर्य तो था ही, वो हमारे ब्रह्मांड में सूर्य भी पहले से ही मौजूद था। तो ये इनकी मान्यताएं हो गई। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इनका सिद्धांत क्या था, तो उसको मैं यहाँ पर समझाऊंगी, फिर यहाँ पर जो लिखा मैंने इसको आपको स्पष्ट करूंगी। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने इसकी थ्योरी लिख रखी जो आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, इस परिकल्पना के अनुसार आदिकाल में ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में गैस व धूल के कण फैले हुए थे। यहाँ पर क्या थे, इनके क्या थे, गैस के और धूलीय कण फैले हुए थे। प्रारंभ में सूर्य जब आकाश गंगा के करीब गुजर रहा था, तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस तथा मेघ धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो मैंने यहाँ पर बोला था ना कि जब सूर्य क्या हुआ, इसके समीप गुजरा, तो इसने कुछ कणों को, धूल, गैस, मेघ या बादल के कणों को क्या कर दिया, अपनी ओर आकर्षित कर दिया। धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो समूहित रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे, और तथा क्या कर दी, डिस्क की आकृति ले ली, और सूर्य के चारों ओर क्या करने लगे, घूमने लगे, परिक्रमा करने लगे। स्मरणीय है कि प्रारंभ में धूल तथा गैस कण अव्यवस्थित थे। प्रारंभ में क्या थे, अव्यवस्थित थे। जब क्या हुए, स्मरणीय है कि प्रारंभ में धूल तथा गैसीय कण अव्यवस्थित, परिणाम स्वरूप धूली कण संगठित होकर घनीभूत होकर एक चपटी तस्तरी के बादल के रूप में बन गए, और उन्होंने क्या कर दी, डिस्क की आकृति ले ली। फिर क्या हुआ, अब इसको हमने क्या कर स्टेप वाइज लिख रखा है कि सबसे पहले घूर्णन बने, फिर उसके बाद हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है हमारा, कि प्रारंभ में धूलीकण अप्रत्याशित रूप में आपस में टकराने के कारण गति खो देते हैं, गति मंद हो जाती है। फिर क्या, जब वो आपस में टकराए तो उनकी क्या हुई, गति कम हो गई। यहाँ पर वही लिखा है कि गति क्या हो गई, इनकी मंद हो जाती है, तथा संगठित होकर भ्रूण के रूप में बदल गए। फिर यहाँ पर जब ये गति मंद हुई तो आपस में चिपक गई वो, फिर उसके बाद क्या, भ्रूण का निर्माण हो गया। बादल बन गए, बदल गए
गैस प्रत्यास्थ के कारण मतलब गैस के प्रत्यास्थ क्या हुई अधिक थी, तो उसमें क्या, उसमें थोड़ा लेट में क्या हुई, वो चिपक गए। ठीक है, गैस का ये हो गया। फिर आगे चलकर ये बुन एस्टेरॉयड बने तथा फिर अन्य पदार्थों को आत्मसात करके ग्रह बन गए तथा इसके बाद उपग्रह का निर्माण हो गया। तो ये थी हमारी ग्रह तथा उपग्रह बनने की जो प्रोसेस थी इनके सिद्धांत के अनुसार कि इस प्रकार हमारे ग्रहों का निर्माण हो गया। इनके कुछ निष्कर्ष। अब जो इनकी कमियां थी कि कोणीय संवेग था, ग्रहों के बीच की दूरी थी, उनकी आकृति, उनकी अवस्था थी। तो अब ये इन्होंने यहाँ पे अब इनके निष्कर्ष में हमने लिख रखा है कि क्या क्या इनकी निष्कर्ष थे, क्या क्या इनके सिद्धांत से निष्कर्ष निकले जा सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि चूंकि ग्रह तथा उपग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर गैस, मेघ तथा धूलीकण से हुआ, अतः सूर्य तथा ग्रहों के कोणीय वेग में अंतर होना स्वाभाविक है। अब जो सिद्धांत हमने इससे पहले पढ़े थे, उन्होंने क्या, वो सिद्धांत क्या थे, उनके अनुसार क्या था, जो हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ था उसमें क्या थे, सूर्य से ही कुछ पदार्थ को आकर्षित कर ही ग्रहों का निर्माण हुआ था। बट इन्होंने क्या कहा कि अन्य जो हमारे ठोस कण थे, गैसीय कण थे बादल से, उनसे हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ है, सूर्य से नहीं हुआ, तो इनके बीच में क्या होगा, कोणीय संवेग अत्यधिक होना स्वाभाविक है। तो ये इसको स्पष्ट करने में सफल रहे। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सूर्य के करीब स्थित ग्रह भारी पदार्थ वाले तथा दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह है। इसका कारण सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के कारण। तो सूर्य के अत्यधिक ताप है तो इसमें क्या, अत्यधिक ऊष्मा हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, जो पास वाले ग्रह है वो ठोस है और जो अत्यधिक दूर वाले ग्रह है वो क्या है, गैसीय अवस्था में है। तो इसको भी समझाने में इनका जो परिकल्पना थी वो भी क्या हो गई, सफल हो गई। थर्ड हमारा पॉइंट क्या था, चूंकि धूलीकण विभिन्न परिणाम वाले थे, अतः उनका अलग अलग तथा विभिन्न दूरियों पर संगठित होना स्वाभाविक था। अब जो कण क्या थे, आकर्षित हुए, कुछ चिपके होंगे, तो कुछ छोटे बने होंगे, कुछ बड़े बने होंगे। तो इससे भी क्या होगा, कुछ इससे भी स्पष्ट निकाला जा सकता है कि हमारे ग्रह भी क्या, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ जो पास वाले हैं वो ठोस है, दूर वाले हैं गैसीय है। तो ये सारा से समझाने में वो स्पष्ट रहा। अब ये था हमारा ओटो श्मिट की अंतरतारक धूल परिकल्पना। अब इसमें भी कुछ कमियां मानी जाती है, जैसे कि हो गई कमियां ये मानी जाती है कि जो धूलकण थे, जो आकाशगंगा थी, जो क्या थे, धूलकण, आकाशगंगा, गैसीय कण थे, वो कहाँ से आ गए। तो ये इसकी छोटी सी कमियां मानी जाती है हमारे ओटो श्मिट की परिकल्पना।